सहाफ़ी का सलाम। नुसरत जावेद साहब, एक बहरान के बाद दूसरा बहरान आ रहा है। आप आम आदमी की बात कर रहे थे, सैलाब के मुतासरीन की, गरीबों की। गरीबों पे एक और आफत आन पड़ी है, गंदम का बहरान है। सबसे बड़े सूबे पंजाब जो पूरे पाकिस्तान को खिलाता था, अब खुद उसको रोटी का बहरान है, गंदम का बहरान है। 10 लाख टन जो गंदम है पंजाब को अब दरामद की ज़रूरत है, और सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत इस रोटी के टुकड़े के ऊपर भी आमने सामने हैं। ये सियासत है और गरीब रोटी का इंतज़ार कर रहा है। ज़रा देखें पंजाब के वज़ीर आला ने, चौधरी परवेज़ इलाही ने क्या कहा। नून लीग की हुकूमत डायमेंशिया का शिकार हो गई है और मैंने 6 दफ़ा कहा है उनको कि आप गंदम पंजाब में नहीं है और आप क्यों नहीं दे रहे, जबकि आपने सिंध को दे दी है, बाकी सूबों को दे दी है, तो पंजाब से क्यों दुश्मनी है? या फिर हमें इजाज़त दे दें, हम खुद इंपोर्ट कर लेते हैं। कम से कम लोग तो भूखे ना मरे। कम से कम लोग भूखे ना मरे। और जो हमारे वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उनकी क्या मंतक है ये भी सुन लें, फिर आपकी तरफ आते हैं। कहा जा रहा है जी कि फेडरल गवर्नमेंट इंपोर्ट की इजाज़त दे रही प्राइवेट सेक्टर। आई वुड नॉट अलाउ दिस। आई वुड नॉट अलाउ दिस कि प्राइवेट सेक्टर आप मंगवा ले अपनी मर्जी की कीमत पर। नॉर्मल हालात हों, अपना आम हालात हो, तो हम बिल्कुल मुशावरत से अलाउ करेंगे। But I will not allow private sector to make fat profits and then use Pakistan foreign exchange and then sell it to the consumer. This will not happen and this shall not happen. नुसरत साहब, एक तरफ परवेज़ इलाही कह रहे हैं इंपोर्ट की इजाज़त नहीं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त नहीं। गरीब तक आटा कब पहुँचेगा, और ये किसकी जिम्मेदारी है आपके ख्याल में? कौन ठीक है और कौन गलत है? भाई मेरे, मैं इस बात पे खुश हूँ कि आप एक अहम तरीन इशू पे बात कर रहे हैं। ग़ज़ाई बहरान जो है ये एक रियलिटी है, खाली पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में, और इसकी बुनियादी वजह रूस और यूक्रेन की जंग है। ठीक, अब मैं इन दोनों में से किसी का भी तर्जुमान नहीं हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था कि उतराई अच्छी होती है या चढ़ाई, उसने कहा कि दोनों ही बुरे। वैसे उसने लफ्ज़ एक और कहा था, क्योंकि मुझे तो सामान लाद के जाना है। तो मुझे आई अप्रिसिएट कि आपने एक अहम तरीन मौजू उठाया। काश कि मैं इसके लिए और डाटा इकट्ठा कर सकता। मुख्तसर तरीन बात यह है कि अप्रैल में कटाई होती है, उसके बाद गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर करती है। ये सारे अमल से गुजरने के बाद सूबाई हुकूमत, जी सूबाई हुकूमत की ये जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम आ चुकी है। पंजाब को हर सूरत 10 लाख टन गंदम दरकार है, और ये दरकार इसलिए है मेरे प्यारे भाई कि अप्रैल से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त, आप इस बात को भी ना भूलें, पंजाब में आबादी के एतबार से इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे में अटक से रहीम यार खान तक पहले यही नहीं पता था पंजाबी में मुहावरा किदी मानो मासी गई है कि पंजाब हमजा का है या परवेज इलाही का है। उसकी वजह से इंतजामिया यूं हो गई। दूसरा, जब भी पाकिस्तान की गंदम के बारे में गुफ्तगू करो तो हमेशा ये बात याद रखो कि अफगानिस्तान की जो गंदम की जरूरत है वो भी आप पूरी करते हैं, और अफगान ताजर उकाड़ा पाकपतन तक वगैरह पर जाके ना एडवांस पैसे दे चुके होते हैं कि जी उगाएं ये ले बीज के लिए, और कई सूरतों में डॉलरों में देते हैं। तो आई विश कि हमारे पास डाटा होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली डिस्कस्ड इट। तो इन दोनों की लड़ाई जो भी हो 10 लाख टन तो हर सूरत मंगवानी पड़ेगी। तो शहबाज शरीफ को फौरी फैसला करना है, और मुझे समझ नहीं आ रही, वो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर को नहीं लाने देंगे। प्राइवेट सेक्टर नहीं लाएगा फिर कौन लाएगा? और क्या ये सियासत हो रही है आपके ख्याल में, या जेन्युइनली कोई मुआशरी मामला है? पर यार वो टीसीपी होता है, इनका ये तासुर ये देना चाह रहे होंगे कि शायद वो अपने दोस्तों को नवाज दें। छोड़ो, बहरहाल ऐसा करो कि तुमने मसला बहुत अहम किया है, यानी बखुदा मैं तुम्हें सीरियसली बताऊँ। लेकिन देखो, सुर्खी पाउडर चस्का, मेरे पास खबर आई है, चौंधी चौंधी खबर आई है। क्या खबर आ गई? जनाब, आपको याद है कि कल हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा कौमी असम्बली का इजलास हुआ और वहाँ पे सरदार अताउल्लाह मैंगल ने मिसिंग पर्सन का मसला उठाया था, और फिर तकारीर हुई, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा जज्बाती थे। तो मैंने हबीब जालिब का वो कहा, मैंने कहा इलाज गम नहीं करते फ़कत तकरीर करते हैं। तो मैं शर्मिंदा हूँ
कम से कम एक वजीर जिन्होंने वहाँ पर मेरा ख्याल है कि इंतहाई तल्ख और दिल की बातें की थी, नाम है जिनका रियाज पीरजादा साहब। वो आज सुबह उठने के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा लिखा। इस्तीफ़ा लिखने के बाद उन्होंने उसको लिफाफे में बंद किया, उस पर मोहर लगाई और वज़ीर आज़म साहब के दफ्तर गए तो वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद नहीं थे। तो उनके स्टाफ के सीनियर तरीन बंदे को फॉर दी आइज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ओनली अपना इस्तीफ़ा देकर वो आ चुके हैं। अब वो मंजूर होता है या नहीं होता ये अलग बात है। ये फैसला शहबाज शरीफ साहब टाइम पे कर लेंगे, मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि भानुमती के कुंभे की हुकूमत चलाना बाबू, उसमें तो एक एक वोट अहम है। ये भानुमती का कुंभे की हुकूमत है और ऐसा कुंभा ज्यादा अरसे तक बसता नहीं है। हम वोट की तरफ भी आते हैं, क्योंकि मसला जो है वो सिर्फ मेरे प्यारे भाई एक वफाकी वजीर के इस्तीफा पेश करने का नहीं है, साथ ही ये हुकूमत की एक और बैसाखी एमक्यूएम भी है जी, एमक्यूएम के पीपल्स पार्टी के साथ। मगर सर एमक्यूएम से पहले रियाज पीरजादा साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है उसकी टाइमिंग भी बड़ी ज़बरदस्त नहीं है। फ़ौज की क़ियादत में तब्दीली आ रही है, पॉलिसी न्यूट्रल हो चुकी है और इशू ऐसा बनाया जिस पे कोई शक ही ना करे कि किसी वजह से हुकूमत से अलहदा हुआ जा रहा है। देखो सर क्या आप समझते हैं जेन्युइन है? नहीं, आप ये गलत, रियाज पीरजादा साहब वाकई जेन्युइनली आप ये गलत तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि रियाज पीरजादा साहब ये किसी के इशारे पर कर रहे हैं, बखुदा नहीं। वो वाकई तंग आए हुए थे भैया, मैं आपको जिम्मेदारी से इस टाइम पे इस वक्त पे तंग आके इस्तीफा देना। अच्छा यार, ये क्या, ये टाइमिंग बड़ी जबरदस्त। अगर इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर करते हैं और आपको गालिबन ये पता नहीं है कि 2018 में जो इलेक्शन हुए थे इनकी एक रिकॉर्ड तादाद जो इनके हक में वोट डाले गए थे उसे मुस्तरद करवाया गया था। मैं लफ्ज़ से मुस्तरद करवाया गया इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज इसलिए आज देखो बराबर कर हर आदमी के यानी कि ठीक है सियासतदानों पे शक। देखो ना, कल मैं कह रहा था कि यार ये हमारे सियासतदान, वो भी एक वजह थी, तो आप मानते हैं कि वजूहात सिर्फ एक नहीं है कि जी फकत तकरीर करते हैं, लेकिन कम से कम एक बंदे ने अपनी बेइख्तियारी को एतराफ़ किया और कहा कि जी ठीक है साढ़े दिन। अब सर एमक्यूएम के हवाले से जो खबर है वो भी मुख्तसर ये एक वफद मिला है और जो अभी तक खबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और एमक्यूएम के दरमियान, और कहा यह जा रहा है कि बल्दियाती निज़ाम के मामलात पे गपशप हो रही है, बातचीत होगी। बल्दियाती निज़ाम बड़ा संगीन मामला है, हमने डिस्कस भी किया था अपने प्रोग्राम में। सिंध का जो दूसरा मरहले के बल्दियाती इंतखाबात हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दिए। तो मुझे ये बताएं कि अब एमक्यूएम के ऐसे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन हो चुके होते शेड्यूल के मुताबिक तो फिर इन तहफ़्फ़ुज़ात का क्या होता? ऐसे कौन से नए तहफ़्फ़ुज़ात? वही हैं जो इमरान खान साहब से थे। असल बात यह है कि एमक्यूएम को देखो, हमने परसों डिस्कस किया था कराची का लोअर टर्न आउट। ये समझ रहे हैं कि शायद हमें ये टर्न आउट इसलिए कम हुआ या हमारा उम्मीदवार हार गया इमरान खान साहब के मुकाबले में कोरंगी में, तो उसकी वजह शायद ये है कि जी हम हिस्सों में टुकड़ों में बट गए। बात ये है कि इनके ऊपर जो एमक्यूएम का ट्रेडिशनल वोटर है वो अब एतबार नहीं करता, लेकिन अपना वो रखने के लिए वो कहते हैं ना भरम, वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन मैं अगर कराची गया होता, मैंने रिपोर्टिंग की होती, उनमें घुला मिला होता तो मैं यकीनन आपको बता सकता। तो असल क्या, लेकिन अब मैं ज़हनी तौर पर यह भी कह रहा हूँ कि एमक्यूएम की नाराज़गी का आगाज़ हमेशा कराची से ही होता है, और टाइम पे वो समझते हैं कराची साडा शहर है, बाकी सारे बाकी अनुपरा नहीं, वो भी फिर एक टाइम पे होता है। अच्छा, मैं ये भी कहूँगा और उस हवाले से मैं ये कहूँगा क्योंकि ये भानुमती के कुंभे के जो वजीर आजम थे ना, ये सोच रहे थे कि जो फैसले की अनाउंसमेंट नवंबर में होनी है वो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में कर दी जाए। वो भी ज़रा रुक जाएगी, पहले अपनी जान बचाएंगे तो वो साइन करेंगे ना। समझ आई ना बात? ऐसे नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ, ऐसे मुझे खौफ ये महसूस हो रहा है, लेकिन हिलजुल है भाई, हिलजुल है। लेकिन इसके बावजूद मैं रियाज पीरजादा साहब को हुकूमतें आए जाएं, वजारतें आए जाएं, कम अज़ कम उन्होंने कल जो तकरीर की थी उन्होंने फ़कत तकरीर नहीं की। चले ठीक है, लेकिन आप जो कह रहे हैं जो फैसले अक्टूबर के आखिर में होने थे, अगर ज़रा सी हिलजुल हुई तो फैसला तो एक दिन में हो जाएगा,
क्योंकि हिलजुल वाले मामला जो है उसमें तो हफ्ता 2 हफ्ते लगते हैं ना। कुछ मामलात में वैसे बहुत हिलते हैं, कुछ मामलात में हिलते चलते हुए उनकी कमर को चुक पड़ जाती है। चलो ठीक है, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद इमरान खान ने बच्चों को क्या सिखाया है यूनिवर्सिटी में, ये पहली बार नहीं, एक वक्फे के बाद। अब सहाफ़ी में बात करते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म की ऑडियो या वीडियो की नहीं, बल्कि नंगी वीडियो की भी नहीं, नंगी ऑडियो की। जी हाँ नुसरत साहब, नंगी ऑडियो। क्यों ऑडियो नंगी नहीं हो सकती? जिस तरह के अल्फाज हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म ने आज सरगोदा यूनिवर्सिटी में बच्चों के सामने इस्तेमाल किए हैं, नकलें उतारी हैं अपने मुखालफिन की, और ये भी कहा है कि एक सियासतदान का नाम लेके उसको ये नहीं पता कि करता है और करती में क्या फ़र्क होता है। मेरे ख्याल में इंतहाई अफसोसनाक। और ये बातें अगर इमरान खान साहब अपने बच्चों के सामने या उस मुल्क में करते जहाँ इनके बच्चे माशाल्लाह से अच्छी तरबियत हासिल कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनको सेक्सिस्ट कहा जाता, वहाँ पे इनको और बहुत सारे रेसिस्ट भी कहा जाता, अलकाबात दिए जाते। मगर जो खान साहब ने किया वो पहले सुन लें, फिर हम उस पर बात करते हैं। गवर्नर साहब, ये आपको किसने इजाजत दी है कि आप पॉलिटिकल लीडर्स को यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने उनको एड्रेस करने से रोके? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस इनवाइट करते थे, अभी भी करते हैं, और वो स्टूडेंट्स को एड्रेस करते थे। यूनिवर्सिटीज नर्सरीज होती हैं फ्यूचर लीडर्स के लिए। जो मुल्क के लीडर्स होते हैं वो आप जैसे नौजवान जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेते हैं, आप फ्यूचर लीडर्स होते हैं। आपने सुना साबिक़ वज़ीर आज़म बच्चों की तरबियत कर रहे थे सियासतदानों के हक में कि भाई उनको यूनिवर्सिटीज़ में जाके बात करनी चाहिए, मगर क्या तरबियत की वो अल्फाज हम सुना नहीं सकते, मुनासिब नहीं है। इसके बाद जो कहा उन्होंने, एक बात की नुसरत साहब, मैं 1 मिनट आपका लूँगा। उन्होंने ये कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में सियासतदान नहीं आएंगे तो बच्चों की तरबियत कैसे होगी। मेरे ख्याल में बाकी सियासतदान तो मुनाफ़कत करते ही रहे हैं बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में सियासत की तरबियत देने के हवाले से, क्योंकि उनके दौर में भी यूनियंस बहाल नहीं हुई। मगर खान साहब खुद 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे, एक इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के नाम से उन्होंने एक स्टूडेंट्स फेडरेशन भी अपनी बना रखी है, मगर ये वो उनके बच्चे हैं जो दाखिला लेने से पहले एक हल्फिया बयान देते हैं। यूँ तो खान साहब ने बड़े हल्फिया बयान दिए, ये बच्चे भी हल्फिया बयान देते हैं कि मैं हल्फ उठा के कहता हूँ कि मैं किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लूँगा। और ये वज़ीर आज़म रहे और आज तक इन्होंने इस मुनाफिकाना जो पॉलिसी है उसको ख़त्म नहीं किया, यूनियंस बहाल नहीं की, और चले हैं बच्चों की सियासी तरबियत करने के लिए। अच्छा भैया, आपने जो वो तहजीब और अखलाक का दर्स दे दिया, बड़ी आपकी मेहरबानी, माशाल्लाह आपने अच्छा किया कि आपने जो है एक अखलाकी दर्स दे दिया। मेरे प्यारे भाई, मेरा नाम नुसरत जावेद है, फवाद चौधरी नहीं है, ठीक है। मेरे इमरान खान साहब के अंदाज़े सियासत के बारे में हज़ारों तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वो अपने, देखो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है एवरीथिंग इज़ जस्टिफाइड इन लव एंड वॉर। वो अपनी दानिश में इस वक्त वॉर नहीं बल्कि जिहाद कर रहे हैं, और वो ये कन्विंस्ड हैं, जो कि फैक्ट भी है, कि हमारे मुल्क में यूथ बल्ज है, जो नौजवानों तक वो बराह रास्त पहुँच रहे हैं। पहले लोग उन्हें ताने देते थे, मेरे जैसे ही, कि ये जनाब ये तो क्लिक एंड बेट, वो यानी सोशल मीडिया पे जा रहे हैं। अब देखिए, इट्स अ ब्रिलियंट मूव। देखो, तुम चाहे किसी के मुखालिफ भी हो, लेकिन उसके हरबे देखने चाहिए। इट्स अ ब्रिलियंट मूव that he has starting addressing students while visiting them in their campus. It's a brilliant move. लेकिन क्या क्या रहे हैं? अरे जो भी लोग चुनाव तो देखें, बच्चे बात सुनो मेरी, आप और मैं भी कभी थे ना कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, मैं तो बहुत एक्टिव रहा हूँ, ठीक है। मैं तो लेकिन एक साबिक वजीर आजम, और सुनो ना मेरी बात, कहता है बिलावल को ये नहीं पता कि चलता है या चलती है। ये किस किस्म के अल्फाज हैं? भाई मेरे, मुझे ये बताओ कि वहां पे जो लोग इन्हें सुन रहे थे, किसी एक नौजवान ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं? बच्चों से आप ये तवक्को करेंगे जी कि बच्चे जब हम जवान होते तो करते कोई?
सर बहुत आप ये ना अपने करो, दौर की बहुत बात कर देखो रहे हैं। तुमने ये देखा तुम्हारी क्लिप में लोग बहुत चाव से उनकी तस्वीरें ले रहे हैं भाई, तो वो अपनी कम्युनिटी की, तो फिर वो वीडियो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो एड्रेस फिर कर रहे हैं। बच्चों को नंगी वीडियोस भी दिखा दें जो अरे कल आने यार, वाली अब है, ये तो आप फिर एक उस पे तो दूसरी- आपके इमरान अच्छा, खान कल को एतराज क्या- नहीं होना क्या चाहिए। वो कल को वीडियो आने वाली है? सारी जगह ये खबरें गर्म है, तो फिर वो भी कॉलेजों में बड़ी स्क्रीनों पे लगा के भाई दिखाएं। मैंने तो ये नसर खबर साहब, नहीं सुनी, एक पता आप- नहीं कहाँ से अहमद मीर साहब ने ये खबर दी मैंने है। तो ये सुनी है कि तोशा खाना रेफरेंस में शायद को कल फैसला आना है। मैंने तो ये खबर उसमें भी कोई बड़ा फैसला होने की तवक्को ना रखें आप। अच्छा। बहरहाल मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बस क्योंकि ऐसे ही एक और तुम बड़ी तो ये वो लेकर बैठे होते हो देखें, धंधा। हमने हाँ। नंगी वीडियो की बात तो यार। हो गई, नंगी ऑडियो की भी होगी, लेकिन एक ऑडियो लीक है जिसपे इमरान खान साहब आपने सुप्रीम कोर्ट एतराज वीडियो कह दिया करो। सुप्रीम कोर्ट चले गए। हाँ। सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं जी, ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उनके खिलाफ। और मुख्तसरन ये वो सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं ये कौन लोग हैं जो वज़ीर आज़म के चेन ऑफ कमांड को बाईपास करके फ़ोन टेप करते हैं। फिर कहते हैं कि अंसार अब्बासी साहब एक सहाफ़ी का हवाला दिया कि उन्होंने मेरी अहलिया की एक ऑडियो टेप की मतलब खबर दी और कहा कि ये एजेंसियों के पास ये टेप हैं। तो ये अंसार अब्बासी ने जो कहा एजेंसियाँ, तो ये कौन सी एजेंसियाँ? ये इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे हैं। और फिर कहते हैं ये वाज़ेह नहीं कि ऑडियो टेप करने वाली सरकारी एजेंसी है या कोई बाहर का आदमी है। और फिर सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं GIT बनाई जाए और उसकी निगरानी की जाए और ऑडियो टेप्स बरामद की जाए। ये नहीं बता रहे किससे बरामद की जाए, कौन टेप कर रहा है। और फिर कह रहे हैं कि तमाम खुफिया जो इदारे हैं उनको ऑर्डर दिया जाए कि तमाम ऑडियो टेप्स जो हैं। और ये वो वज़ीर आज़म है बाय द वे जो इंटरव्यूज़ में कहते थे मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, मैंने तो कोई चोरी नहीं की, मेरी फ़ोन भी टेप्स करती हैं इंटेलिजेंस एजेंसियाँ। तो आज किस मुंह से ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट किसके खिलाफ क्या हुक्म देगी कि ऑडियो टेप होना बंद हो जाए? इमरान खान साहब जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने, ठीक है जी, वो अपने दलाइल के साथ वहाँ जाएं। अमूमन वो जब जाते हैं तो उनसे शफकत ही उन्हें मिलती है, ठीक है ना। तो लेकिन सबसे पहली बात कि आप किस तरह ये साबित करेंगे मेरी दानिश में कि जी ये हुकूमत या किसी एजेंसी ने लीक की है, ठीक है ना बात, ये कैसे साबित करेंगे? दूसरी बात ये है, हाँ आप इसी सूरत साबित कर सकते हैं कि जी जब मैं वज़ीर आज़म था तो एक मखसूस टेलीविज़न पर मैं मरियम नवाज़ साहिबा की गुफ्तगू चलवाया करता था या मेरे होते हुए चला करती थी और मुझे पता होता था कि किस एजेंसी के ज़रिए हुई है। और मैं कुछ नहीं। जब मैं वज़ीर आज़म था तो एहतसाब के चेयरमैन की सरता पावली वो थोड़ी ऑडियो देर भी को आई चली थी, थी और मुझे पता था वो किसने चलाई थी और मैंने उन्हें रोका नहीं था। कोई एक्शन भी नहीं तो लिया। इसलिए आप खुद ही कहिएगा कि मुझे चूंकि पता है एक वजीर आजम के तौर पर कि ये किसके पास होती हैं और जब मैं हुक्म देता हूं तो कैसे आती है, तो सर मगर सर तो इसका ये मतलब नहीं है कि मौजूदा हुकूमत जो है कमेटियों के नाम पे गैर संजीदा कार्रवाई करे। इस हद तक मैं अग्री करता हूँ इमरान खान से कि इंतहाई गैर संजीदा रवैया इमरान खान का भी रहा है बतौर वज़ीर आज़म और इस हुकूमत का भी है। ये नहीं समझ रहे कि इन ऑडियो टेप्स के ज़रिए जो सियासी इंजीनियरिंग का एक नया अमल शुरू हुआ है इसका खुरा कहाँ तक जाएगा और इसका नुकसान जो है वो कितना होगा। क्विकली ये कहूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में लॉन्ग मार्च के हवाले से भी समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब 25 मई को इमरान खान ने डी चौक में आके रेड जोन में आके सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी जिसमें कहा गया था कि श्रीनगर हाईवे पे उनको जलसा करना है, यहाँ पे नहीं आना। तो चीफ जस्टिस उमता बंदयाल ने और 4 दूसरे मौजूद जजेस हैं वो इतने राग़ब नज़र नहीं आए, बल्कि जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है अस्तर साफ उन्होंने कहा कि इस पर कोई ऑर्डर जारी करें, उन्होंने कहा नहीं। और फिर जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सूबों के जो एडवोकेट जनरल हैं उनको तो नोटिस जारी करें, तो जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस को उनको भी रोक दिया, क्योंकि फिर पंजाब का एडवोकेट जनरल आता और KPK का एडवोकेट जनरल आता और उसको कुछ बताना पड़ता कि एक सियासतदान की एक सियासी जमात की लॉन्ग मार्च में आपकी हुकूमतें क्या कर रही हैं। बड़ी एम्बैरेसिंग पोजीशन होती, लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन ने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस को रोक दिया। याद है जब वो 25 मई का वाक़या हुआ था तो गालिबन एक इज़्ज़त माब जज साहब ने ये फरमाया था कि गालिबन उन तक पैगाम नहीं पहुंचा होगा डिजिटल दौर में। तो मेरा ख्याल है कि इस पर तो ऐसे खामखा का वक्त है, जो अदालती मामला हुआ करे ना अदालत में रहने दिया करो, बस कह दिया करो कि जी ये मसला पेश हुआ है।
ये मसला पेश हुआ है। मतवाजी अदालत मत लगाओ। लगता है कोई ऑडियो टेप का मसला है सर, आप भी आज बड़े धीमे धीमे नजर आ रहे हैं। नहीं मैं क्यों भाई, मैं तो ऐसी काबिल ही नहीं रहा कि साढ़े ऑडियो साहब 10 लाख से ज्यादा अफगान बच्चे पाकिस्तानी बनने जा रहे हैं। हमें तो खैर खुशी है कि पाकिस्तान की आबादी में इजाफा हो रहा है, लेकिन कैसे? और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या हुक्म दिया है कि 10 लाख से ज्यादा अफगानी जो हैं, अफगान जो हैं वो पाकिस्तानी बन जाएंगे, शहरियत मिल जाएगी। एक ब्रेक के बाद आपको बता दें। अब सहाफ़ी की नज़र है अफ़गानिस्तान से आए महाजरीन के उन बच्चों की जिनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नुसरत जावेद साहब आज बड़ा ही एक अहम फैसला दिया है। 10 लाख से ज़ायद वो अफ़गानिस्तान से आए महाजरीन के वो बच्चे जिनकी पैदाइश यहाँ हुई, उनको चीफ जस्टिस अतम अल्लाह ने कहा है कि हमारा कानून कहता है कि जो बच्चा पाकिस्तान में पैदा होगा वो पाकिस्तानी होगा और सिर्फ पैदाइश का सर्टिफिकेट पेश करने की ज़रूरत है। उन्होंने हुक्म दिया है वजारत दाखिला को कि अगले जुमे तक एक 24 साला अफ़गानिस्तान से आए महाजर का एक बच्चा है, फजल हक 24 साला नौजवान है, उसके हवाले से जुमे तक वजारत दाखिला फ़ैसला करे। अब इसके कुछ बुनियादी हक़ाइक़ मैं आपको बता दूँ। पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन जो है 24 लाख के करीब हैं जो क़याम पज़ीर हैं यहाँ पे, और तकरीबन 10,36,000 अफ़गानिस्तान से आए महाजरीन के जो बच्चों की पैदाइश हुई है वो पाकिस्तान में हुई है 10,36,000। और अफ़गान पनाहगज़ीनों की आबादी में इजाफे की सालाना शरह 3.4% है, जबकि पाकिस्तान में आबादी में इजाफे की शरह 2% है। नुसरत जावेद साहब, आबादी की शरह भी बढ़ रही है इनके और हमारी 2% है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप क्या समझते हैं, उनका हक नहीं है उन बच्चों का? कानून ये कहता है, तो अभी तक इस कानून पे अमल नहीं हुआ था जब से पहली अफ़गान जंग शुरू हुई थी, यानी कि पिछले तकरीबन 42-43 साल से ये जो अदालती फ़ैसला है अगर ये बरकरार रहा सुप्रीम कोर्ट तक तो इसके तो बड़े दूररस नताइज होंगे। देखो, मैं सबसे पहले क्लियरली तुम्हें बताऊं कि मैं ज़ाती तौर पर एज़ नुसरत जावेद इस फैसले को सराहता हूँ। भाई एक बच्चा यहाँ पैदा हुआ, यहीं बड़ा, तो वो पाकिस्तानी है। हमारे जो पाकिस्तानी गए हुए हैं ओवरसीज़, इफ़ दे गेट, वो वहाँ पैदा होते हैं तो उन्हें ज़ाहिर है कि वो यही तमाम कुछ मिलता है ना, ये इंसानी बुनियाद है। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना मती भाई, वो ये है कि हमारा मुआशरा अंधी नफ़रत और अक़ीदत में तकसीम हो गया है। इस तकसीम की वजह से होता ये है कि अदालती फ़ैसले भी जो है वो भी लोगों की निगाहों में खटकते हैं, वो तासुब की जद में आते हैं जो आपके पहले से तासुबात हैं। हमें ये अफ़गान बहुत अच्छे लगते थे जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में, क्यों कि मैं नोट वहा मेरा मूड बने, डॉलर आ रहे थे, उनके लिए डॉलर आ रहे थे, और उन दिनों हम कह रहे थे कि साहब हम तो अंसार मदीना की रिवायत पे अमल कर रहे हैं और ये हमारे महाजिर भाई हैं, और डॉलर समेटते चले जा रहे थे। जब वो वाक़या ख़त्म हुआ, अमेरिका ने हाथ यूं उठा लिए, तो आपके गली मोहल्ले में जहाँ जहाँ जाओ, और ये जिन्होंने अच्छे अफ़गान आए ना, बड़ियाँ चोरियाँ हो रही हैं। अरे साहब, अफ़गान जो है ना ये सस्ती उजरत पे काम करते हैं, यानी रेशियल प्रोफाइलिंग, वही रवैया जो ट्रंप ने अपनाया कि जी मैं मुंतहिब हुआ तो मैक्सिको की सरहद पर बाड़ लगा दूंगा, कि आप बजाय मसाइल को हल करने के अपने आप किसी और को, गैर मुल्की को उसका दोष ठहरा दें, रेशियल प्रोफाइलिंग शुरू कर दें। अब हमने वो रवैया अख्तियार कर लिया क्योंकि अफ़गानों की वजह से अब हमें डॉलर नहीं मिलते, वरना अब भी हम अंसार मदीना होने का ढोंग रचाते। तो अब जी दूसरी बात यह है इसमें मती, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, ये फ़र्ज़ कर लिया गया है कि इमरान खान साहब के जलसों की रौनक बढ़ाने में अफ़गान निजात नौजवान भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अगर उन्हें पाकिस्तान की शहरियत मिल गई तो जाहिर है कि वो वोटर भी हो जाएंगे, तो वो वोटर जो हैं वो तहरीक इंसाफ आइंदा जब इंतखाब होगा तो यूं अंगूठे लगाएगा डा डा डा, क्योंकि ये
अफगानिस्तान के खिलाफ हमेशा मगर जो जुल्म सितम इमरान खान की हुकूमत में इनके लिए ये इकदाम नहीं उठाया गया। कानून मौजूद था, अदालत कह रही है, तो इमरान खान ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी या क्या किया ना, यही बात होता है। बड़े तादाद में वोटर इमरान खान के। मतियुल्लाह जान, मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि रात गई बात गई। होता है कि इस वक्त जो सियासत चल रही है ना, उसमें ट्रेंड क्या है? इस वक्त ये वाक़तन ट्रेंड है कि अफ़गान जो यहाँ पे हैं उनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब हमारे दोस्त हैं। देखिए ना, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जब वो अमेरिका के जहाज़ उड़ रहे थे और वहाँ से बच्चे आसमानों से गिर रहे थे, तो उन्होंने क्या बयान नहीं दिया था कि अफ़गानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। वो यूं यानी बाइडेन के सीने पे लगा। और पहले उन्हें गुलाम बनाने में इमरान खान और पिछली हुकूमतें अमरीकी अफवाज का साथ देती रही हैं, और जब अमरीकी अफवाज गई हैं तो इन्होंने नारा मार दिया, जंजीरें गुलामी की तोड़ दी। पहले उनका साथ मिलकर जंजीरें पहनाते रहे। उसमें इमरान खान कब शामिल थे? हमारी हुकूमत, हमारे इदारे, वो क्या अमरीकी अफवाज का साथ नहीं देते रहे? और आज उसी की वजह से जो अफगानिस्तान को तो ना लाओ यार, वो फिर ये होता है कि तुम मुझे आहिस्ता आहिस्ता तुम मुझसे लो कि तुमने मुझे फवाद चौधरी बनाना है यार। ओ खुदा का वास्ता है, नहीं भाई। तो इमरान खान अब वजीर आजम नहीं थे ना, तो उन्होंने क्या किया अफगान? उन्होंने इनको निकाला भी तो नहीं ना, नहीं तो वतन बदर तो नहीं किया ना। तो अमरीकियों का साथ किसने दिया? अभी इन दिनों तो कोई जरूरत उससे पहले तालिबान से मुज़ाकरात करवाने थे और दफ्तर भी तालिबान के खुलवा रहे थे। लेकिन ट्रंप ने उनके जो नखरे उठाए थे, तो जाहिर है उसके बाद इतना तो करना था कि ट्रंप की मदद करते। तालिबान को उन्होंने कहा चलो भी बैठो, उनके साथ मुज़ाकरात करो, वो वहां से निकालना चाहता था। तो फिर ये तो ना कहना कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, ये तो ना कहना, कम से कम लोगों को बेवकूफ तो ना हम बनाए ना, पाकिस्तानी अवाम को। पहले अमरीकियों के साथ मिलकर उन्हें गुलाम बनाते रहे, बाद में गुलामी के जंजीरें उन्होंने तो जड़ा जितने उधर नाल। अरे नहीं भाई, उन्होंने तो देखिए ट्रंप भी चाहता था ना कि अफगान जंग खत्म हो, तो उन्होंने तो ये मदद की उनकी। अच्छा यार, मेरा यही होना है कि 20 साल बाद ट्रंप चाहते हो अमेरिका, जहां पर मुझे इमरान खान साहब को डिफेंड किए बगैर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम हैं, और पाकिस्तान के जो वसाइल हैं वो भी आपको पता है, आपके सामने हैं। ये सवाल शायद करना मुनासिब ना लगे आपको, मगर ये हकीकत है कि मज़ीद वसाइल दरकार होंगे इन नए पाकिस्तानियों के लिए। मेरे प्यारे, मजीद वसाइल के बगैर, अब जैसे तुम खुद कह रहे हो ना, ये और इस जैसे कई अफगान उन्होंने 25 साल गुजार लिए ना, है, तो इसका मतलब आइंदा भी गुजर सकते हैं। चलें, आपको मैं देखो इस बात को हमें यूरोप और अमेरिका में जो ट्रेंड चल रहा है कि अपनी तमाम नाकामियों का, महरूमियों का इल्ज़ाम जो है वो दे दो कि जी ये शाम से महाजिर आ गए हैं, ये जी पाकिस्तान से लोग आ गए हैं, हालांकि यूक्रेन से आ रहे हैं आजकल। तुम देखना उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे, क्यों कि वो उनके फेलो क्रिश्चियंस हैं, आई एम सॉरी टू से। और वो थोड़ा सा यूरोप के साथ तादाद में अकोमोडेट, लेकिन मुसलमानों को भी किया। लेकिन उसके बाद देखो जर्मनी, हत्ता के स्वीडन जैसे सर, मुख्तसर ये जो अफगान मुहाजिरीन के बच्चों की शहरियत की खबर है, इसमें मजीद मालूमात बड़ी ज़रूरी हैं। ये मैं बता दूं, ये सिर्फ चीफ जस्टिस अता मिनल्ला का एक सिंगल जज का हुक्म है, जिसके खिलाफ अब हाई कोर्ट में 2 जजों के खिलाफ, और यह भी फैसला भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि जुमे तक वजारत दाखिला इस 24 साल फजल हक जो अफगान शहरी महाजरीन का बच्चा है, इसकी दरख्वास्त पे फैसला करे। और चीफ जस्टिस ने यह ज़रूर कहा है कि हमारे कानून के मुताबिक सिर्फ पैदाइशी सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी है। अब मसला यह है कि हमारे मुल्क में जिस तरह पैदाइशी सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, जिस तरह हस्पतालों से लिए जाते हैं, जिस तरह म्यूनसिपल जो कमेटियाँ हैं, कॉरपोरेशनों से लिए जाते हैं, ऐसी सूरत में तो इधर 50 लाख अफगानी आ जाएंगे। कह रहा हूँ, मेरी अपनी बेटी, मैं 1975 से यहाँ आ चुका हूँ, उसको किसी वो एक यूनिवर्सिटी के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी। मैंने जितने मिन्नतें तरलों से लिया है वो मैं जानता हूँ। सर वो तो आप सही वाला ले रहे थे ना, सही वाला ले रहे थे, इसलिए मिन्नतें तरले करनी पड़ी। पेशावर में अब देखें बर्थ सर्टिफिकेट की कीमत क्या हो जाती है, और ये कीमत बुनियादी तौर पे उस इंसान की कीमत होगी जिसके वसाइल पे
गैर कानूनी तौर पे और नाजायज तो यार तौर पे महमूद किसी खान और साहब के लगाए कुछ उनको फायदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यार तुम्हें, तेरा की जानदा नुसरत जावेद साहब बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे।